आज हम सीखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार का 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो जब हम सरकार को चुनते हैं तो सरकार 2 तरह से काम करती है। एक कानून बनाने का काम करती है, जो काम आपको लोकसभा में बैठ करके राज्यसभा में बैठ कर करती है, और दूसरा काम करती है सभा के बाहर करती है, यानी शासन से संबंधित कार्य करती है। जब शासन से संबंधित काम करती है तो उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अगर देखते हैं तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन प्रधान? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं जी? राष्ट्रपति होते हैं। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति आखिर में कौन होते हैं? राष्ट्रपति का कौन कौन से अधिकार होते हैं? राष्ट्रपति शासन के कार्य कैसे संचालित करते हैं? और कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य होते हैं? क्लियर? तो जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, जो संवैधानिक क्या होंगे जी? प्रधान होंगे। संवैधानिक यानी संवैधानिक प्रधान होंगे, यानी संविधान उनको सर्वोच्च मानता है। दिया हुआ अपने संविधान, अपने बुक में यह लिखा है कि वे प्रथम व्यक्ति होंगे। भारत के प्रथम नागरिक कौन होंगे जी? राष्ट्रपति होंगे। और सबसे प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी कौन होंगे जी? राष्ट्रपति ही होंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के क्या होंगे जी? एक राष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक प्रधान होंगे। क्लियर? फिर अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करेंगे। तो इसमें अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है? अधीनस्थ पदाधिकारी हो गए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब जो क्या हो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी हो गए। इनके द्वारा वो शासन संबंधी कार्य को संचालित करेंगे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी होते हैं जो उनको नियुक्त करते हैं, जो शासन की क्रिया को संपादित करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि आखिर में राष्ट्रपति जो है, इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वे कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद चुने जाने के योग्य होंगे? तो अनुच्छेद 58 कहता है कि वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, यानी भारत के नागरिक हम भी हैं, आप भी हैं, तो हम आप सब कोई राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होंगे उनका उम्र 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिनका उम्र 35 वर्ष हो जाए तो राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार हो सकते हैं। क्लियर? तीसरी शर्त क्या है कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। क्लियर? चौथा कंडीशन इसमें क्या है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है इसमें कि कोई लोभ का पद यानी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। यानी मैं अगर ऑफिसर हूं तो मैं राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं
लाभ के पद पर मैं सरकारी नौकरी में हूं, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो या सांसद हो, विधानसभा सदस्य हो या विधायक हो, तो वैसे व्यक्ति क्या होंगे, वे पद जो होंगे ना, वो लाभ का पद नहीं कहलाते हैं। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति केंद्र में जॉब करता है या राज्य में जॉब करता है तो क्या होंगे जी, वे लाभ के पद कहलाएंगे। क्लियर? तो जिस दिन से व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई सांसद या कोई विधायक या कोई राज्यसभा सदस्य और कोई राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो जिस दिन से राष्ट्रपति चुने जाएगा उस दिन से वो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर? अगर हमको चुनाव लड़ना है, एज ए ऑफिसर हम चुनाव लड़ेंगे, तो पहले पद को क्या करेंगे, इस्तीफा, अपने पद को त्याग देंगे, इस्तीफा नहीं, पद को हम छोड़ देंगे, तब जाकर हम चुनाव में खड़े होंगे। क्लियर? तो क्लियर हो गया। 58 क्या कहता है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, उनका उम्र 35 साल से ज्यादा होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कोई लाभ के पद धारण करना नहीं चाहिए। क्लियर? अब बताइए, अब राष्ट्रपति के लिए जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति को उम्मीदवार खड़ा होना है, तो जो मत देने वाले हैं वह 50 मत उसके समर्थक होने चाहिए। 50 मतदाता उनसे क्या होना चाहिए जी, समर्थक होने चाहिए। और 50 मतदाता क्या होना चाहिए जी, प्रस्तावक होने चाहिए। और वैसे व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो रहे हैं उनको 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। आखिर में बंदी से क्यों लगाया गया है? 50 मतदाता प्रस्तावक, 50 मतदाता अनुमोदक या 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूं ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं। क्लियर? जबकि राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है, उसकी अपनी गरिमा है। तो जो बिना मतलब के चुनाव में खड़े होते हैं उनको ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए ये सब शर्त रखा गया है। क्लियर है ना जी? ठीक है। अब चलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, यानी हमारे चुने हुए उम्मीदवार जो है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि या तो एमपी या एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीका बोला जाता है। क्लियर? अब इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, यानी उनके चुनाव में जो जो भाग लेते हैं उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? पहला, जितने भी एमपी है यानी सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरी चीज, जितने भी राज्य के एमएलए हैं, सभी राज्य के एमएलए वे सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर? दूसरा। और तीसरा में क्या आएंगे, दिल्ली और पांडिचेरी, याद रखना है, दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। क्लियर है ना? यानी इनसे क्या होता है, निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। क्लियर? अब राष्ट्रपति के चुनाव की या निर्वाचन करने की क्या तरीका अपनाई जाएगी, कौन सी रीति होगी, उसके बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। जैसे मैं बताया हूं कि उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीका से। क्लियर है ना? अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है उनको चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग लेते हैं। क्लियर। दूसरा आता है, कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार की जाएगी। क्लियर। यानी राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया के द्वारा चुनाव की जाती है। क्लियर। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि एक सांसद का जो वैल्यू हो, मत मूल्य, वही वैल्यू जो है एक राज्य का एमएलए का हो। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं।